तक है? कुछ कराया? क्या कराया? क्राइसोफाइट करा दिया? स्लाइम मोल्ड अब रह गया है ना, यूग्लिनॉइड हो गया है। तो यूग्लिनॉइड्स के अंदर क्या रीजन है जिसकी वजह से यूग्लिना को हमने एनिमल्स में ज्यादा रखा है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी लेयर है? वो काय की बनी होती है? यहां से बंद क्यों कर जाता है भाई ये? अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोटिस्ट है जिनको हम लोग चीफ प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखते हैं? क्राइसोफाइट के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनके ऊपर आउटर वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका की। ओके, ये मेनली फ्रेश वाटर है या मेराइन? तो मेनली मेराइन कौन है? किंगडम प्रोटिस्टा में कौन सा ऐसा मेंबर है जो प्लांट्स में भी आता है और उसमें दो फ्लैजेला भी होते हैं? मैंने कहा था बॉटनी में आता है, प्लांट्स में आता है। यूग्लिना को हमने बॉटनी से ज्यादा जूलॉजी में रखा है ना। वो तो इसमें क्लोरोफिल है ना, इसलिए हम बॉटनी की लिंक बोल रहे हैं। पर जिसमें सेल वॉल नहीं होती ना, वो मैन जूलॉजी में जाता है। अच्छा, कौन सा वो एग्जाम्पल है जो रेड टाइड्स बनाता है? ग्वानोलिक्स। ग्वानोलिक्स, ओके। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताओ, कौन सा ऐसे किंगडम प्रोटिस्ट है जो कि वाटर के ऊपर पैसिवली पाए जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लैजेला नहीं होता ना, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फ्लैजेला नहीं होता। और इसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टोन्स बोलते हैं। प्लैंक्टोन फाइटो बोलते हैं क्योंकि बॉटनी में आते हैं। आप लोग की बुक में अकेला प्लैंक्टोन्स लिखा है, थोड़ा गलत है। क्योंकि प्लैंक्टोन्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टोन्स और एक जू प्लैंक्टोन्स होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टोन्स वो होते हैं जो एल्गी होती है और जो फोटोसिंथेसिस करती है, और इनको खाने वाले जो प्लैंक्टोन्स होते हैं। तो प्लैंक्टोन अकेला नहीं बोलते इनको हम लोग, इनको फाइटोप्लैंक्टोन्स बोलते हैं। और अब हमारा थर्ड जो प्रोटिस्टा है, सिलाई मोल्ड है। ध्यान से समझना क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा बच्चे इसको लेके थोड़े कंफ्यूज रहते हैं एक दो चीजों को लेकर। और उसके बाद फिर मैं प्रोटोजोआंस कराने जा रही हूँ और थोड़ा सा फंगस भी जनरल मैं स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आज आप लोगों का टेस्ट भी है। तो 12 सवा 12 के बीच में मैं टेस्ट पेपर दे दूंगी, जिससे आप आधे घंटे में कर लोगे। लिविंग वर्ल्ड है, छोटा सा है। देखो, लिविंग वर्ल्ड में से जैसे आपको मालूम ही है कि अपना बहुत से पार्ट तो हट ही चुका है। फिर भी रेयर केसेस के अंदर कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो उधम मचाने की जरूरत नहीं है, कर लिया करो, क्योंकि इस बार भी ऐसा बहुत हुआ है। अब जैसे कि आप लोगों को टैक्सोनॉमिकल कीज हटा दी गई, आपको हर्बेरियम हटा दिया, जू हटा दिया, बॉटनिकल गार्डन हटा दिया, लेकिन तब भी ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल सी होती है, इससे म्यूजियम ही होता है। अब म्यूजियम में हम लोग क्या करते हैं? म्यूजियम में किस चीज की स्टडी करते हैं? ऐसे कोई भी एनिमल और प्लांट जिनको हम लोग वैसे नहीं देख पाएंगे। जैसे बॉटनिकल गार्डन में तो क्या होता है, लिविंग स्टेज प्लांट्स को देखते हैं। जू में क्या होता है, लिविंग स्टेज में एनिमल्स को देखते हैं। मान लो हम लिविंग स्टेज में नहीं देख पाते हैं तो म्यूजियम में देख लेते हैं। जैसे आपने कभी किसी म्यूजियम को देखा हो, तो बड़े बड़े जो म्यूजियम्स होते हैं ना, वहां पर एनिमल्स को अंदर मसाला भर के वहां पे रखते हैं। जैसे अपने ग्वालियर के अंदर भी जय विलास पैलेस है, वहां पर आप जाओगे तो बड़े बड़े टाइगर आपको मिलेंगे जो कभी जिंदा थे, लेकिन आज उसके अंदर मसाला भरा हुआ है और वो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि उस जमाने में राजा महाराजा शिकार के लिए जाते थे, मारते थे, तो कई बार वो उसको ला करके अभी तक उसको प्रिजर्व किया गया उसको, हालांकि बहुत केयर की जरूरत होती है। तो म्यूजियम में प्लांट हो या एनिमल हो, कई बार हम लोग उनको जो देख पा रहे हैं वो उनको प्रिजर्व करके, उनको पिनिंग करके, इस तरह से उनकी हर फाइल बनाकर हम लोग वहां पर देख सकते हैं ना। तो वैसे तो मैं कोई क्वेश्चन ऐसे आपको नहीं देती हूँ, पर ऐसे जैसे मैंने आपको लिविंग में भी आपको समझाया ही दिया था कि नॉर्मली लिविंग्स को हमने मेन क्राइटेरिया जो रखा है वो कंसियसनेस रखा है, सेंसिटिविटी रखा है, कि जो कि जिनके अंदर होती है वो 100% लिविंग्स में आते हैं ना। ठीक है,
चलो अब मैं सिलाई मोल्ड, देखो सबसे पहली बात, सिलाई मोल्ड जो होते हैं वो फंगस है, वो फंगस है। क्योंकि एक सिंपल सी बात में आपको एक चीज बताऊं, जैसे हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, अरे लोगों को फोन काट दिए तो भी समझ में नहीं आती है। देखो जैसे किंगडम प्रोटिस्टा है, इधर ध्यान देना, किंगडम प्रोटिस्टा मिसलेनियस ग्रुप है। मिसलेनियस ग्रुप क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बॉटनी को भी रखा है, जूलॉजी को भी रखा है और फंगस को भी रखा है। पर किंगडम प्रोटिस्टा को, किंगडम मोनेरा को छोड़कर बाकी सारे किंगडम का पिताजी कह सकते हो आप, क्योंकि इनसे सारे निकले हैं, बॉटनी सारी इनसे निकली है, फंगस इनसे निकला है और जूलॉजी भी इनसे निकली। जैसे किंगडम ये प्रोटिस्टा है, ये किंगडम प्रोटिस्टा है, तो आपको मालूम है इस किंगडम प्रोटिस्टा में हम जो क्लास पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट, पायरोफाइट, डायनोफिलोजिलेट्स को पायरोफाइट भी कहते हैं, डायनोफिलोजिलेट्स को पायरोफाइट भी कहा जाता है। ये सिलाई मोल्ड हो गया, सॉरी यूग्लिनॉइड हो गया, ये सिलाई मोल्ड हो गया और ये जाकर प्रोटोजोआ हो गया। मतलब ये वाला जो क्राइसोफाइट है और ये पायरोफाइट है, ये दोनों के दोनों हमारी बॉटनी में आते हैं। वाला जो है यूग्लिनॉइड है, जो कि हमारा बॉटनी और जूलॉजी की लिंक है, और इसीलिए देखो तो आप इसको सेंटर में हम रखते हैं। हमने पहले दोनों बॉटनी पढ़ी है, फिर बाद में सबसे लास्ट में एनिमल पढ़ते हैं, उसके पहले उसके पहले हम सिलाई मोल्ड पढ़ते हैं। तो ये यूग्लिनॉइड दोनों की लिंक है। ये वाला जो ग्रुप आपका है, जो सिलाई मोल्ड है, जो अपन पढ़ने वाले हैं, और ये फंगस है, ये फंगस है। और ये वाला आपको मालूम है प्रोटोजुआन है, जो कि एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। यदि हम बहुत डिटेल में जूलॉजी से एमएससी करते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, तो ये प्रोटोजुआ एक फाइलम के रूप में भी जाना जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोगों को तो फाइलम पॉरीफेरा से पढ़ना है, लेकिन पहले फाइलम प्रोटोजुआ भी एक फाइलम में माना जाता था, क्योंकि इसमें एक लोअर टाइप यूनिसेलुलर, लेकिन बाद में किंगडम प्रोटिस्टा बन गया ना, तो इन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर को इसमें रख दिया। तो अभी भी ऐसे आप बहुत डीप में जाओगे तो वहां पे आपको मिल भी सकता है, तो इसको प्योर हम एनिमल ही मानते हैं। तो इन दोनों से हमारी बॉटनी निकल गई, इससे हमारा फंजाई किंगडम निकल गया और इससे हमारा एनिमल किंगडम निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटिस्टा हमारे जितने भी किंगडम्स हैं उनका फोर फादर हो गया। क्यों? क्योंकि इन्हीं से सबका ओरिजिन हुआ है, जो अपने आप में एकदम प्रूव कर रहा है कि हम वास्तव में, क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी आई है, धीरे धीरे इसी से मल्टी सेलुलर बन गई, और एल्गी से ब्रायोफाइटा आया, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा आया, और टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म आया, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म आया। ये पूरी एक सीक्वेंस चली है हमारी पृथ्वी पर, जो बहुत सी सिंपल ही है, कोई भी ऐसे दिमाग लगाने की चीज नहीं है, बहुत सरल सी बात है। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर यूनिसेलुलर तमाम तरह के होते हैं, कुछ पैरासाइट भी आए हैं, कुछ और भी आए हैं, और इन्हीं से जाकर के इसमें ज्यादातर आप देखोगे तो पानी में ही मिलते हैं, इसमें सब आपको ज्यादातर पानी में मिल रहे हैं, कुछ आपको वैसे भी मिल सकते हैं लेकिन पानी में भी मिल रहे हैं। और पानी से फिर कहीं ना कहीं पॉरीफेरा आ गया, फिर सिलेंट्रेटा आ गया, फिर टीनोफोरा आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया। क्योंकि हम जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो मजा भी आता है, और पृथ्वी पे हमको समझने में भी आता है कि हमारी पृथ्वी पर पहले कौन आया और कैसे कैरेक्टर आए, और उसके बाद और कैरेक्टर डेवलप आए और डेवलप आए और डेवलप आए, तो उससे हमको समझ में आता है कि पृथ्वी पर इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा किंगडम प्रोटिस्टा जो है एक अलग टाइप का किंगडम माना जाता है, और उसके अंदर हम लोग सिलाई मोल्ड की जो बात कर रहे हैं, वो सिलाई मोल्ड इसका टोटल फंजाई है। क्योंकि फंजाई लिखने पर कुछ चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। फंजाई का मतलब होता है कि जो किसी भी प्रकार से ऑटोट्रॉफ ना हो। फंगस का मतलब होता है कि जो कभी भी ऑटोट्रॉफ ना हो, अपने फूड का फॉर्मेशन जो है खुद नहीं करेगा कोई भी फंजाई।
इतनी बायोलॉजी है, इतने सारे एक्सेप्शन होते हैं बायो में, पर फंगस में मैंने तो अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ा जो मैं फंजाई करके पढ़ाऊं और फिर ये बोलूं कि ये खाना खुद बनाता है। फंगस के अंदर मैंने अभी तक इतने सालों से बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पर अभी तक मैंने कोई भी एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं पढ़ा। अदरवाइज बायोलॉजी में हजारों एक्सेप्शन होते हैं हर जगह, पर फंगस में नहीं पढ़ा। जबकि फंगस कलरफुल भी होती है। फंगस के अंदर पिगमेंट्स होते हैं कलर के लिए, वो वाले होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो फंगस का दूर दूर तक फोटोसिंथेसिस से लेना देना नहीं है। या तो फंगस पैरासाइट होती है, या तो फंगस सेपोफाइट होती है, और या तो फंगस जो है वो सिम्बायोसिस होती है। ये 3 प्रकार की फंगस है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो फंगस हम लोग सिलेबस से स्लाइम मोल्ड के रूप में पढ़ रहे हैं, ये यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर है। ये इस प्रकार से फंगस होती है यूनिसेलुलर, जो कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो ट्विग होती है, माने टहनी, शाखा बोलते हैं इसको हम, और प्लांट्स की लीफ होती है, इनके ऊपर ये आपको मिलती है स्लाइम मोल्ड। इनके ऊपर आपको देखने को मिलती है, शाखाओं के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, इसके ऊपर आपको ये स्लाइम मोल्ड मिलती है। स्लाइम मोल्ड कोई शेप नहीं है इसका। और जब, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, जब इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन होती है, जब इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस समय ये सेवरल फीट लंबी हो जाती है, ये सेवरल फीट लंबी हो जाती है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन कर लेता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके अंदर। सेल तो एक ही है, सेल एक है, पर न्यूक्लियस इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है ये। सेवरल फीट, बहुत लंबा होता है ये, फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो आप इसको मल्टी सेलुलर मत समझ लेना। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम। याद रखो, ये फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, ये फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, फेवरेबल में, ये फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है। प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल में नहीं बनता है। ये मेरे को बहुत ज्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर, और इसको गलत भी कर रहे हैं। ध्यान, बस यही 2 बातें इसमें ध्यान देना कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है, भाई एक बात बस लो, ये एक्चुअली इसका रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो रिप्रोडक्शन तो फेवरेबल कंडीशन में ही होगा ना। तो जब फेवरेबल कंडीशन चलती है तो ये बहुत न्यूक्लियस डिवीजन करता है, और इसकी एक सेल लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है, और हम इसको प्लाज्मोडियम कहने लगते हैं। और जैसी फेवरेबल कंडीशन के जाने का समय आता है, मालूम रहता है इनको सब, तो उसी समय इनके किनारे पर फ्रूटिंग बॉडीज बनने लगती है। ऐसे किनारे पर फ्रूटिंग बॉडीज बनने लगती है, और उस फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स बनते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज है, ये फ्रूटिंग बॉडीज है, और इसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं। और ये स्पोर्स क्या करते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि जब तक फेवरेबल कंडीशन जाने का समय आ गया है, और ये स्पोर्स पड़े रहते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं, प्लांट्स में छुपे पड़े रहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ना कि जब रैनी सीजन इन सब के लिए फेवरेबल होता है, और रैनी सीजन के तुरंत बाद विंटर सीजन आता है जो कि अनफेवरेबल ही होता है, और विंटर सीजन के बाद फिर समर सीजन आता है, इतनी हाई टेम्परेचर गर्मी होती है, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन ही होती है। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, ये इनको बहुत ज्यादा इसको टॉलरेट करना पड़ता है। क्योंकि आपको मालूम ही है, आज हमारे ग्वालियर में कोई बेचारा फंगस फंस जाए तो इसकी तो हालत ही टाइट हो जाएगी,
लोएस्ट टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक भी इसको सहन करना पड़ेगा, और 48 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर सहन करना पड़ेगा। तो आप सोचो, अपन तो जाकर एसी में छुप गए, कपड़े पहन लिए, ये क्या करेगा? तो ये क्या करता है, इसके अंदर वॉल बन गई, मट्टी में दबा पड़ा रहता है, और ये अपने खराब मौसम को निकाल देता है। वापस से जब रेनी सीजन आता है, खुश होकर के बाहर निकल आता है और वापस से ग्रो करने लगता है। तो ऐसे करके इसके अंदर पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हमें देखने को मिलती है। तो इसमें मतलब आप लोग है ना, कुछ ज्यादा मत ध्यान दो, सरल सरल सा है, ये कुछ भी नहीं है ये। क्योंकि ये फंगस है तो ज्यादातर ये सेप्रोफाइट है, क्योंकि ये सड़ा गला लीफ पत्ती वगैरह खाता है, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर है ना। तो जो प्लांट्स की जो लीफ होती है डिके वाली, ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर डिसीज नहीं फैला रहा है, ये पैरासाइट नहीं है, ये डिके वाला खाता है, डिके वाला। और उसको खाएगा तो सेप्रोफाइट कहलाएगा और प्लांट्स के ऊपर पाया जाएगा। और फिर जब फेवरेबल आएगा तो ग्रो करेगा, सेवरल फीट लंबा होगा, प्लाज्मोडियम कहेंगे, किनारे पर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएगी, उसमें स्पोर्स बनेगा जो कि थिक वॉल्ड होगा, और वो काफी लंबा समय तक अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करके गुजार देगा। बस हो गई साइकिल कंप्लीट। तो ये कहलाता है स्लाइम मोल्ड। क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं ना, वो हवा के द्वारा ड्राई, मतलब कई बार भी हवा वगैरह के द्वारा, वैसे भी फंगस के मालूम है स्पोर्स होते हैं ना, कॉनिडिया लाइक होते हैं ना, तो वो हवा के द्वारा ही घूमते रहते हैं। पूछो इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछेगा। ये तो याद हो जाना चाहिए, सरल सा तो है ये स्लाइम मोल्ड। क्या है इसके अंदर? बस प्लाज्मोडियम को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, और इसको अनफेवरेबल कंडीशन समझ लेते हैं, इसको मल्टी सेलुलर समझ लेते हैं, बस वो गलती नहीं करना। फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, यूनिसेलुलर है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में, बस ये बात ध्यान रखिए। प्रोटोजोआ, पहली बात तो प्रोटोजोआ हमारा एक एनिमल लाइक है ये, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। इसमें जो भी आते हैं कुछ पैरासाइट भी है, कुछ प्रीडेटर्स भी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें कुछ आप ऐसे पढ़ने वाले हो जो डिसीज फैलाते हैं। तो हमने इसको 4 ग्रुप में बांटा है, और हम इसको प्रिमिटिव मानते हैं, क्योंकि मानते हैं ना इनसे पूरा डेवलप हुआ, तो प्रिमिटिव हो गए ये। सबसे पहले आता है अमीबॉइड। अमीबॉइड का एग्जाम्पल है एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि अमीबियोसिस करके बीमारी फैलाता है। आपको मालूम है विशेषकर इस मौसम में ये बीमारी बहुत कॉमन है हम लोगों में। यदि हमने अनवॉश्ड हाथों से कोई खाया चीजों को, या हमने इस मौसम में कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, लीफी वेजिटेबल्स खा ली, पालक वगैरह, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीफी वेजिटेबल्स में अमीबा बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में, गीली मिट्टी में, और कुछ अमीबा समुद्र में भी हो सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन ये फ्रेश वाटर और मिट्टी में होते हैं। समुद्र के अंदर यदि कोई अमीबा होगा तो उसकी एक स्पेशलिटी होती है, उसमें सिलिका की लेयर होगी। यदि कोई अमीबा समुद्र में है तो उसमें सिलिका की सेल वॉल होती है। सिलिका की वॉल होती है आउटर, सेल वॉल नहीं होती। आप इसको सिलिका की लेयर भी लिख सकते हो। पर ये बात है ना केवल मैराइन वाले में होगी, ये बात देखो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल गलत मत करना, बिल्कुल क्लियर के बोल रही हूँ कि ऐसा कोई अमीबा जो समुद्र में होगा उसके अंदर सिलिका की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है,
नॉर्मली जो अमीबा होता है उसके ऊपर तो कोई लेयर ही नहीं होती। नॉर्मली जो अमीबा होता है वो तो अमीबॉइड होता है ना, उस पर तो कोई लेयर ही नहीं होती। आज जैसे ये कोई अमीबा है, अब इसको कोई यहाँ पे कोई खाना रखा है, खाना है, चलना है, तो ये सूडोपोडिया बनाएगा। सूडोपोडिया बनाएगा, सूडोपोडिया, झूठे पैर, फॉल्स फुट। अरे अपन लोग तो ऐसी कोई सेल हमारे अंदर भी होती है ना, हम उसको अमीबॉइड बोलने लगते हैं। डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज नहीं कहते अमीबॉइड है ये, शेप चेंज कर रही है तो अमीबॉइड हो जाती है वो। तो ये जो मेराइन है ना, इस पर सिलिका क्यों होता है? यदि इसके ऊपर सिलिका नहीं होगा ना, तो इसके अंदर जितने वैक्यूल्स होते हैं या जिसके अंदर और भी पानी होगा वो सब बाहर निकल आएगा, मर जाएगा ये। क्योंकि समुद्र का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज्यादा होता है, मिनरल ज्यादा होते हैं। तो जब कोई सेल मिनरल्स में रखोगे ना आप ज्यादा, तो अंदर का पानी निकल के बाहर आ जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और वो मर जाएगी सेल। यदि आपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल रखते तो पानी अंदर भी जा सकता है। लेकिन चूंकि अमीबा की टेंडेंसी फ्रेश वाटर की है, अब यदि समुद्र में आ जाएगा तो ये समुद्र का अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेश वाटर वाले अमीबा को आपने डाल दिया तो उस पर सिलिका की लेयर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि आप फ्रेश वाटर वाले अमीबा को समुद्र में डाल दोगे तो वास्तव में मर जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एम से पूछ चुके हैं पहले, एम्स में आता था ये वाला क्वेश्चन। तो जो कोई भी अमीबा यदि समुद्र में है तो उसमें उस कॉन्सेंट्रेशन वाले वाटर से सेफ्टी के लिए उसमें सिलिका पाया जाता है। तो सिलिका जो है अमीबा के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी तो बस कुछ नहीं है, इसका बहुत इजी है। अमीबा सिंपल होता है, मैंने बताया कहाँ होता है, और इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, अपना शेप चेंज करता रहता है। ये ह्यूमन के अंदर ये डिसीज कॉज करता है, हम लोग उसको अमीबियोसिस कहते हैं। हिंदी में आप समझ सकते हो पेचिस कहते हैं, क्योंकि अपने पेट की बहुत सारी बीमारियां होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ प्रोटोजोआ से होती है। यदि अमीबा अपने पेट में जाएगा तो इसका एक अलग सिम्टम होता है, हमारे पेट में पहले ट्विस्ट होता है, बहुत तीव्र गति से दर्द सा होता है, और फिर आपको लिक्विड फॉर्म में फीकल निकलता है। तो इसका मतलब आपका अमीबियोसिस होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि डिसेंट्री हुआ, तमाम तरह की बीमारी हुई पेट के, उसमें भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और वो बीमारी भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से देखने को मिलती है। तो प्रोटोजोआ से जब होती है तो उसको अमीबियोसिस कहते हैं। हर प्रकार का दस्त अमीबियोसिस नहीं होता, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ, इतना तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है फ्लैजेलेट। सेकंड हमारा आता है फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ। नाम में आंसर है कि ऐसा कोई प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजेला है, ऐसे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास और उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। ये इसके अंदर फ्लैजेला है, ऐसे पूरी बॉडी पे इस प्रकार से मिलता है, और ये बहुत खतरनाक बीमारी फैलाता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, माने यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये चला जाएगा तो बंदा लगातार सोता रहेगा, बहुत ज्यादा सोता है, नींद की बीमारी बोल सकते हैं आप इसको, तो स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये जो ट्रिप्नोसोमा है वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा मिलता है, और इसको फैलाने की जो फिलाई होती है सीसी फिलाई, सीसी फिलाई, हम लोग इसे बोलते हैं सीसी फिलाई। टी इसमें साइलेंट रहता तो शिशु फिलाई बोलते हैं इसको, शिशु फिलाई, टीसी टीसी बोल सकते हो, कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये एक मक्खी है जो वहीं पर पाई जाती है, और इस मक्खी के द्वारा ये ट्रिप्नोसोमा जो है फैल जाता है। जैसे हमारे यहाँ की मक्खी टाइफाइड फैलाती है ना, तो वैसे वहां की मक्खी
ट्रिप्नोसोमा को फैलाती है, तो उससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो ये जो एक प्रकार से पैरासाइट हो गया, क्योंकि हमारे अंदर डिसीज कॉज कर रहा है, बीमारी फैला रहा है, तो ये पैथोजेनिक हो गया, डिसीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो बस ये आप लोगों की बुक में इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, पर मैंने आपको डायग्राम समझा दिया है। और मैंने जितना भी आपको लिखा है सिसी फ्लाई वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपकी बुक में नहीं दिया है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। अगला जो होगा हमारा, नोट करते जाओ, करो करो, नोट कर लो इसको। अगला है सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। देखो ये ऐसा प्रोटोजोआ था जिसके अंदर फ्लैजेला था। अब जो ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें सीलिया होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। हम सब लोग पैरामीशियम का डायग्राम बहुत अच्छे से जानते हैं, स्लीपर की तरह होता है। और इसके चारों तरफ न्यूमेरस लेन, मतलब इन्फिनाइट कह सकते हो आप इसे, हम काउंट नहीं कर सकते। इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस छोटा होता है, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। और इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। लास्ट ईयर नीट में पेयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में होती है, तो उसके सामने ऑप्शन जो आपको दिया हुआ था पैरामीशियम दे रखा था। हालांकि आपको पूरी बायो में 2 साल की बुक में कहीं पर भी आपको लिखा नहीं मिलेगा कि पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, पर डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के लिए आपको 2 एग्जाम्पल जरूर याद रखना चाहिए, एक अमीबा और एक पैरामीशियम। ये 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पैरामीशियम और अमीबा। अमीबा में तो आपको डायरेक्ट लिख कर दे रहे हैं वो लोग कि होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पर पैरामीशियम का एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे नहीं दिया, पर डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। लास्ट जब नीट में क्वेश्चन आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरे सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया था। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे बोलते हैं गलेट, जस्ट लाइक फेरिंग्स है ये मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद एक बार एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था आप लोग को 2 न्यूक्लियस का, और उसमें एग्जांपल पैरामीशियम दे रखा था मैंने। एक्चुअली में इसमें क्या है कि जो बड़ा न्यूक्लियस होता है ना वो पैरामीशियम की वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, और जो छोटा न्यूक्लियस होता है ना वो पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन करता है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर लेके जाता है। दोनों न्यूक्लियस का अपना अलग अलग फंक्शन है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस तरह से देखने को मिलता है। पैरामीशियम नॉर्मली हम सब जानते हैं कि पानी में ही होगा, क्योंकि ये सीलिया रख रहा है तो एक्वेटिक होगा। और इसके अंदर ये जो पानी के साथ में क्या करता है कि ये ऐसे यहाँ से खाना लेता है, स्मॉल पानी के अंदर जो भी रहेगा उनको इसमें से आकर के ले लेगा। ये गलेट है ना, फेरिंग्स लाइक है, इसमें से ले लेगा खाना। खाने का क्या होता है कि जो डाइजेस्ट होगा वो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है ना, सिस्टोल डायस्टोल करती है, सिकुड़ती है फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है, और उससे इसमें खाने को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और जैसे इसमें अनडाइजेस्टेड खाना होता है ना वो ऐसा घूमता हुआ आता है, यहाँ पे बस्ट कर देता है, तो इसमें से बाहर भी निकल जाता है, मतलब इससे वेस्टेज खाने को बाहर भी निकाला जाता है गलेट के द्वारा। तो लिया भी जाता है और छोड़ा भी जाता है इसके द्वारा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल तो इसका बस पैरामीशियम ही है और कोई एग्जाम्पल इसमें नहीं है। चौथा इसमें लास्ट जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो हमारा कहलाएगा स्पोरोजोआंस। कितना गंदा मौसम है ना, ह्यूमिडिटी देखो कितनी जबरदस्त है, जबकि न्यूज़पेपर में आया था कि पानी आएगा, पता ही नहीं, दिख तो है नहीं रहा।
स्पोरोजोआंस। स्पोरोजोआंस क्या है? इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, जो हमारा मलेरिया कॉज करता है। हम लोग अभी आगे जाकर हेल्थ में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक, तो मलेरिया की पूरी साइकिल पढ़ोगे तो शायद आपको याद होगा कि जब हमें कोई मच्छर काटता है तो मच्छर से स्पोरोजोआंस ही हमारे शरीर में जाते हैं, क्योंकि आपका इसका नाम इन्होंने स्पोरोजोआंस दे रखा है, प्लाज्मोडियम नहीं दे रखा। स्पोरोजोआंस का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। स्पोरोजोआंस तो प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है। जब जो मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजोआंस बनते हैं, सिकल लाइक होते हैं, यदि आपको याद दिला दूं तो, और जब कोई मच्छर हमें काटेगा तो ये स्पोरोजोआंस हमारे शरीर में छोड़ दिए जाते हैं, हमारे शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। फिर वो, अब आपको पता ही है सब, हमारे लिवर में जाएगा, ब्लड में जाएगा, और तब जाकर हमारे अंदर इन्फेक्शंस फैलाएगा। तो ये जो स्पोरोजोआंस होते हैं ना, ये नोटोरियस पैरासाइट की कैटेगरीज में आता है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम। और ये बहुत ज्यादा नोटोरियस, नोटोरियस माने शैतान, क्योंकि अभी हमारे ह्यूमंस के अंदर मलेरिया अभी भी खूब ज्यादा फैल रहा है, फैलता ही रहता है, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होता जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो ये प्लाज्मोडियम अब फैल्सीपेरम हो गया है अब, और ये फैल्सीपेरम ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि पहले का जो हमारा प्लाज्मोडियम हुआ करता था इतना डेंजरस नहीं होता था, क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत अच्छे आते थे और तुरंत व्यक्ति को मालूम पड़ जाता था कि उसको मलेरिया हुआ है। फैल्सीपेरम में ये हो रहा है कि व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि उसको मलेरिया हुआ है, और वो समझता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फीवर है, और ऐसी कोई मेडिसिन लेता रहता है, और फिर जाकर के वो मलेरिया उसके पूरे दिमाग पे चढ़ जाता है, और कई रेयर केसेस के अंदर कोई घटना ऐसी भी हो जाती है इसके अंदर की डेथ तक हो जाती है। तो फैल्सीपेरम बहुत ज्यादा थोड़ा नुकसान वाला है। तो खैर कोई भी हो मलेरिया, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये मलेरिया जो है एक प्रकार से प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, जो कि पैरासाइट है, हमारे अंदर मलेरिया फैला ही रहा है। तो हम लोग इसको डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो चुका है। इसमें से बेटा आप लोग अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो पूछो। जो किंगडम प्रोटिस्टा बहुत छोटा भी है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। यदि आपको ऐसा पढ़ा होगा तो आपको शायद लगा होगा ऐसा कि बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, तो कम से कम जो है अच्छे से याद कर लो, और एक क्वेश्चन का वेटेज तो रखता है एग्जाम में। आ गया पूरा समझ में अच्छे से? हाँ पूछो। प्लाज्मोडियम, अच्छा सिलाई मोल्ड में, सिलाई मोल्ड के अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो फेवरेबल कंडीशन में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन होगा तभी तो वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, डिवीजन शुरू करेगा। और जैसे जैसे उसकी फेवरेबल कंडीशन आगे बढ़ती जाती है, तब वो किनारे पर फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लगता है, और उस फ्रूटिंग बॉडीज में बनने लगते हैं स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स बनते हैं ना, तब तक ये मान के चलो कि फेवरेबल कंडीशन के जाने का समय हो चुका होता है। क्योंकि ये जो स्पोर्स बनते हैं ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं और कई सालों तक कर सकते हैं, क्योंकि वो थिक वॉल्ड होते हैं और पड़े रहते हैं मट्टी में दबे या कहीं पर भी। और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वैसे वापस से ग्रो करके स्लाइम मोल्ड बनाने लगते हैं। तो इसका जो प्लाज्मोडियम है और इसका जो प्लाज्मोडियम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये प्लाज्मोडियम हमारा प्रोटोजोआ का है, जो हमारे अंदर डिसीज फैला रहा है। और फंगस का जो प्लाज्मोडियम है, स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम है, वो उसका यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हमने प्लाज्मोडियम बोला है। तो इस नाम भले ही सेम है, पर दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो इसको मिला मत देना। हो गया तुम लोग को इससे समझ में आ गया? पढ़ लिया करो आज ही। देखो एक छोटी सी चीज, फंगस स्टार्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों का, पर उसके साथ में एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखो आप लोग के पेरेंट्स भी आते हैं, आप लोगों के से भी बात होती रहती है, तो कुछ चीजें जो ऐसी आप लोग गलत कर रहे। जैसे आप लोग है ना, कभी कभी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं घर में कि टेस्ट के नंबर है ना अपने मदर फादर को गलत बता रहे हैं। जैसे मालूम पड़ा जो भी नंबर आए, 50 आए, 60 आए, तो बोल दिए 100 आए।
तो ये चीज बहुत गलत है, आप बहुत ही गलत कर रहे हो। मतलब मुझे तो ये लगता है जैसे आप डायरेक्ट क्राइम ही कर रहे हो अपने माँ बाप के प्रति। और यदि आप ऐसा देख रहे हो तो कभी ना कभी आपके और पेरेंट्स आएंगे तो फिर हम खोल के दिखाएंगे, तो फिर मतलब क्या हम बोले और क्या बेचारे वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप अपने घर पर 2 घंटे मोबाइल और एक पिक्चर निपटा देते हो एक दिन में, तो आप पिक्चर नहीं निपटा देते हो, आप अपनी जिंदगी निपटा रहे हो। 1 1.5 से 2 घंटे मोबाइल देखना, मतलब मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकती हूँ कि सिलेक्शन किसी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता। एक मूवी कम से कम 2 से ढाई घंटे में, यदि आपके घर में स्मार्ट टीवी लगा होगा तो आप आगे बढ़ा कर भी देख लोगे तो भी 2 घंटे तो लगते ही हैं। और यदि सिंपल वैसी डिस्क लगी तो उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, गाना भी झेलना ही पड़ेगा आपको, अच्छा हो या ना हो, देखना तो पड़ेगा, ऐड भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो आप बढ़ा नहीं सकते। स्मार्ट टीवी में तो एक फायदा होता है, नहीं देखना गाना तो आगे खत्म, कोई सीन में डायलॉग में मजा नहीं आ रहा तो आगे बढ़ा दिया, पर उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो फिर तो आपको वो 2.5 घंटे की 3 घंटे की मूवी आपको पूरी देखनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। और 1.5 से 2 घंटे आपने मोबाइल देख लिया, तो ढाई और एक 3 और एक 4 घंटे, बाप रे बाप, 4 घंटे में तो जूलॉजी और केमिस्ट्री निपट जाती। आपने तो पिक्चर निपटा दी, अपनी जिंदगी निपटा दी। तो देखो, यदि आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, मैं किसी एक स्टूडेंट को टारगेट लेकर नहीं बोल रही हूँ, तो किसी एक दो बच्चों को हमको मालूम पड़ जाता है, पर बाकी लोगों का नहीं भी पड़ता है। पर बाकी लोग भी आप कर रहे हो ऐसा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके नंबर बता रहे हैं। आज 180 का पेपर होता है, और यदि आप 130 के नीचे नंबर कम लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप टीवी और मोबाइल निपटा रहे हो। ये आप डिसाइड कर लो। और जो बच्चे 125 के ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन गलत हुआ कोई बात नहीं, मैं इसके लिए कभी नाराज भी नहीं होती, कभी बच्चों को शिकायत भी नहीं करती, क्योंकि इनिशियल लेवल पर जो आप टेस्ट देते हो तो आपके नंबर कम आएंगे। पहली बार जब किसी टॉपिक का टेस्ट दोगे तो नंबर कम आएंगे आपके, लेकिन इसके बाद जब आप रिपीट करोगे उसी टॉपिक का, क्योंकि रिपीट तो बहुत होगा, तो आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जैसे एक टॉपिक अपन ने खत्म किया है, तो एक टॉपिक खत्म होने के बाद जब टेस्ट लिया जाता है ना, तो आपको सही मायने में समझ में आता है कि आपको वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब टेस्ट दोगे। तो मैं टेस्ट को भी एक पूरा उसका पार्ट मानती हूँ। पर यदि आप नंबर कोई 50 ला रहा है, 60 ला रहा है, 80 ला रहा है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप याद ही करके नहीं आए हो, तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे। तो बेटा अभी तो हमारा शुरुआत है पढ़ाई का। यदि पढ़ाई की हमारी शुरुआत है ना, तो अभी तो समय है आपके पास कि अभी आप मेहनत करो, अपनी गलत आदतों को छोड़ दो। ये जितना भी है ना, ये मीडिया जितना भी है, ये सचमुच बर्बाद करता है। मैं हमेशा हर क्लास को, हर बैच पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं खुद करती हूँ मैं वही बच्चों को बोलती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपको वो चीज बोलूं जो प्रैक्टिकल नहीं हो, क्योंकि मैंने सब चीजों के प्रैक्टिकल किए, खुद ही किए, तभी वो बच्चों को बोलती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी बोलती हूँ। क्योंकि मेरी खुद की बेटी जब तैयारी कर रही थी क्लैट की, तो हमने उसको मोबाइल नहीं दिलाया था, और उसने हमसे इतनी जिद करी कि मैं कोचिंग जाती हूँ, लेट हो जाती हूँ। तो मैंने कहा, हमको चिंता नहीं है ना तुम्हारी लेट होने की, और हमें चिंता है तो हम तुम्हारे इंस्टीट्यूट में फोन कर लेंगे कि तुम लेट क्यों हो गई। हमें फोन नहीं देना माने नहीं देना। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन तुम जितने का मोबाइल हमसे चाहोगे हम उतने का तुमको मोबाइल देंगे, पर अभी हम तुमको मोबाइल नहीं देंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र उसने 6 से 7 महीने तैयारी की थी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उसने सिलेक्शन लिया था, जबकि बायो की थी। उसका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता बायो वालों का, फिर भी उसने 7 महीने में 8 महीने में इतनी तैयारी की। 24 घंटे में से वो 16 से 17 घंटे पढ़ती थी। जब रात को मैं देखती तभी वो पढ़ती हुई मुझे मिलती थी। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि कोई मोबाइल अकेले ने सिलेक्शन करा दिया उसका, लेकिन वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि जो लैंडलाइन फोन था उसके दोस्तों के फोन आते थे, मैं मना ही कर देती, वो है ही नहीं, डांट डूट देती थी उनके फ्रेंड्स लोगों को कि क्या जरूरत है तुमको फोन करने की। क्योंकि मोबाइल पर इतना भी टाइम नहीं होना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ में आप 10 मिनट भी दे रहे हो, इतना भी टाइम हम लोग उसका खराब नहीं करते थे। 1 मिनट हमारी घर की डोर बेल हमारी बज नहीं सकती थी जब वो पढ़ती थी, हमारे स्ट्रिक्टली था कि कोई बेल नहीं बजाएगा। मतलब इतनी
ये इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि मैंने अपने घर की सारी पार्टीज, मैंने बर्थडे, मैंने सारे क्लब सब छोड़ दिए, जबकि मैं इतनी सोशल एक्टिविटीज करती हूँ। मैं 1 साल किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी, बिल्कुल सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि फुल टाइम उसका न्यूट्रिशन पे ध्यान देती थी, उसे खाने पीने पर, उसका प्रॉपर, उसका सिटिंग, उसका पूरा मतलब हर एक चीज को। और ये सारे एग्जाम इसी तरीके के, आज पेरेंट्स से मैं बोलती भी हूँ कई बार आप लोग के, तो पेरेंट्स भी अजीब तरीके से लेते हैं इस चीज को, लेकिन मैंने खुद अपनी लाइफ में सारी चीजें की, और मात्र 7 महीने में सिलेक्शन किलेट का, जो किलेट का मात्र जब वो पढ़ती थी तो मात्र 1600 सीट पूरे भारत में हुआ करती थी, टोटल मिला के 1600 रिजर्वेशन के साथ, मात्र 1600, मात्र 8 कॉलेज पूरे भारत में थे। और उस समय इसको 3 कॉलेज मिले थे, उसको 3 कॉलेज से उसको कॉल आया था। तो मतलब ये सारी चीज जब मैंने की तो मुझे लगा कि इन सब चीजों का फायदा होता है। खाने का भी बहुत बड़ा रोल है, पढ़ाई में बहुत बड़ा रोल है, ये मैंने खुद पहले से भी जानती थी ऐसे बायोलॉजी की वजह से। और जब मैंने उसके साथ किया तो मुझे इसका, और क्योंकि प्रोटीन उसको बहुत एक्स्ट्रा देती थी, सिट्रस फ्रूट बहुत देती थी, खट्टे फल, और प्रोटीन का तो मेरा ये था, उसकी टेबल पे मैं पूरा हमेशा सारी चीजें रखी थी, इतना तो मूंगफली, चने, जो वजन भी ना बढ़ाए और उसको प्रोटीन भी दे। नारियल मैंने बहुत खिलाती थी प्रोटीन के लिए, पनीर में उसको देती थी, दही में कभी कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाया, कभी मैंने कुछ मिलाया। ये एक मदर का जो रोल था, ये सारा हर मदर को करना ही पड़ता है। अभी आप लोगों को पीटीएम में कराने वाली हूँ इस संडे छोड़ के अगले संडे, और आई विल ट्राई कि मैं आपके पेरेंट्स को ये सारी चीजें बताऊं, क्योंकि एक बच्चा जब कोई कंपटीशन देता है ना, तो पेरेंट्स का रोल बहुत डिवाइडेड है। फादर का अपना एक अलग रोल होता है, मदर का एक अपना अलग रोल होता है। मतलब मैं अभी भी आपके पेरेंट्स आते तो मैं कहती हूँ कि बच्चे को रूम ऐसी जगह बनाओ जहां पर कोई भी आवाज ना जाए। और ये बात बेटा, चूंकि हम लोगों के फैमिली में एजुकेशन का, हम लोग बहुत पागल है, हमारी पूरी फैमिली बहुत पागल है। हालांकि मदर फादर तो बहुत पढ़े हुए नहीं थे, मेरी मदर तो 4वीं 5वीं पास थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मदर को पढ़ाई के प्रति क्या पागलपन था कि मेरे 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 सारे के सारे भाई बहन, मतलब बहन में तो मैं अकेली हूँ, मैं सबसे बड़ी थी जो मुझे इतना मेरे को एजुकेशन मेरी मदर ने दिलवाई। और मेरे सारे के सारे भाई हाईली एजुकेटेड है, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। पर हम लोगों को बहुत पागलपन, जब पीजी कर रहा था मेरा ब्रदर, तो हमने उसको 3वीं मंजिल पर उसका रूम बनवा रखा था, और वहां पर हमें कोई किसी से मतलब नहीं, बैंड बाजे भी बज रहे हो ना तो उसकी आवाज कमरे में नहीं जाती थी। और क्योंकि मेडिकल पीजी की जब तैयारी करते हैं ना, तो आप समझ लो 18-20 घंटे पढ़ते, रंग काला पड़ जाता है। मैंने खुद उसको देखा पढ़ते पढ़ते कि उसकी शकल की हालत ऐसी हो गई थी, एकदम काला पड़ गया था, पता ही नहीं पड़ता था, वो खाना ही नहीं खाता था पीजी के अंदर, हर कंपटीशन एग्जाम। और आज देख लो जो उसने मेहनत की, तो आज ऐश भी कर रहा है, आज ताज होटल में खाना खाएगा अपनी बेटी की बर्थडे पर, बॉम्बे के अंदर। ये डॉक्टर्स का एक वो है, ये मैं आपको कोई तारीफ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके अंदर इसलिए बोल रही हूँ, एक मोटिवेशन हो कि एक समय हम मेहनत करते हैं तो हम जिंदगी की कितनी बड़ी बड़ी चीजों को पा सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में हर बड़ी चीज को पाने के लिए देखो पैसा तो चाहिए। कि आज वो बॉम्बे में, आज के दिन उसकी बेटी का बर्थडे है, तो वो वहां पर जाकर के बोल रहा, मैं उसको बोली मेरा निकल गया, तो कहता हम लोग यहाँ होते थे मॉलिक्यूल से पार्टी हमारा डिसाइड था, पर बॉम्बे जाना पड़ा उसका एडमिशन की वजह से। तो मैंने उसे फोन किया तो कहता हाँ दीदी वहां पे खिलाऊंगा। मैंने वेरी गुड, हमको छोड़ के वहां खिलाएगा तू। तो ये बेटा बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक अच्छे फील्ड हमको लेना है, और आप सभी लोग एक अच्छे फील्ड की तैयारी कर रहे हो। तो चूंकि कुछ चीज मुझे अभी मालूम पड़ी तो लेटेस्ट, तो थोड़ा मुझे दुख भी हुआ, और मैं उन पेरेंट्स को कुछ बोल भी नहीं पाई, क्योंकि मैं उनको दुख देना नहीं चाहती थी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग तो झूठ मत बोलो। और वैसे भी पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ, और मैं अब आज फॉलो कर रही हूँ, सारे पेरेंट्स को मैं उस ग्रुप में जोड़ने वाली हूँ, और आप लोगों के सबके नंबर उस पेरेंट्स के ग्रुप में भी जाएंगे। और झूठ बोलने की अपेक्षा वो नंबर लेकर आओ ना जो आप उनको बोल रहे हो। और आप इतने नंबर लेकर आ रहे हो तो क्या तो कर लोगे एग्जाम्स के अंदर, फिर 1 साल बाद तुरंत आते हो, नंबर कुछ आते नहीं है। तो ये मोबाइल में आग लगाओ, यदि नहीं लगा पा रहे हो तो इसका भी एक तरीका है, आप जब पढ़ो ना साइलेंट पे रखो और इसको उल्टा रखो। क्यों आना है, किसके फोन आने भाई, मदर फादर तो आपके साथ ही रह रहे, नहीं भी रह रहे तो उनका टाइम फिक्स कर दो कि भैया इतने बजे फोन करना, तभी मैं फोन को ऑन करूंगा या देखूंगा। बाकी समय क्यों किसी के फोन अटेंड करना है, किस काय के लिए सोशल होना है। अभी पहले खुद तैयारी कर लो, बाद में सोशल हो जाना। तो ये उल्टा करके रखो और साइलेंट पे रख दो, बजता रहे, अपने को क्या करना है। फिर बाद में यदि आपने कभी देखा और लगा उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लिया कॉल,
नहीं तो जयराम जी की, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, तुम अपनी जियो। 1 साल की मेहनत है, कर लो यार, इतने बढ़िया लाइफ है, डॉक्टर्स की मजे आते हैं। कल डॉक्टर अवधेश तोमर मुरार में बोर्ड देखा तो इतना सीना चौड़ा हो गया, मेरा स्टूडेंट, बड़ा ही मजा आता है। मैंने अच्छा अवधेश यहाँ पर देखता है, मतलब बहुत इतनी दिल को इतनी खुशी होती है, लगता है। तो सोचो जरा, आप डॉक्टर बनोगे, हम वैसे ही खुश हो रहे हैं, हमारा खून वैसे ही बढ़ जाएगा, है ना। तो जरा बनो, पर मेहनत करो इसके लिए। चलिए, मैं फंगस को थोड़ा जनरल बता रही हूँ, क्योंकि क्लास में परसों स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आज टेस्ट भी है। 12 बज गए यार, ले लें टेस्ट। तो मौसम कितना खराब हो रहा है। अच्छा, क्लास है, हाँ, इसको इसने भी बोल रखा है जाना है। नहीं नहीं, टेस्ट तो आज ही होगा, इतनी मेहनत की है। और लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट है, और तेरी क्लास तो संडे को भी होगी, टीटीएस में रखती है। देखो, यदि है ना किसी को यदि इसका टाइमिंग का थोड़ा बहुत इशू आता है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपकी 1 घंटे की क्लास है, तो आप आ जाओ, बाद में दे दो। लेकिन ये मतलब कोई विशेष केस में, रियल में है, हम कंफर्म कर लेंगे वहां पर कि टेस्ट वास्तव में क्लास है या नहीं है। और यदि क्लास है और 1 बजे खत्म होती है, आ जाओ, पर टेस्ट आप दे दो। देखो, टेस्ट नहीं दोगे ना बेटा, तो नंबर का और आपको टॉपिक का समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी पीटीएम करने वाली हूँ एक संडे बाद, यदि नंबर अच्छे आएंगे ना, सारे पेरेंट्स आएंगे आप लोगों के, सबको मैं फिर क्या दिखाऊंगी। अच्छे नंबर आएंगे तो थोड़ा मैं भी आंखें मिला के बात कर पाऊंगी। इस संडे नहीं, अगले संडे। मैंने ये दो दो इसलिए छोड़ दिया है कि अभी जो टेस्ट दे रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको अनाउंस कर दिया है कि जितने भी टेस्ट आप दे रहे हो अच्छे नंबर से दो, क्योंकि आपके पूरे नंबर आपके पेरेंट्स के सामने खोले जाएंगे, पूरे बताएंगे हम, ये देखो टॉपिक, ये देखो नंबर। तो अभी आपके पास टाइम है, 2-3 टेस्ट हो रहे हैं इसके बीच में, अच्छे नंबर ले आओ। चलो, फंगस पूरा एक साथ ही करेंगे, वीडियो भी बनती है ना, ठीक है।